नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने किसान की तरह ही ट्रैक्टर चलाया और खेतों की जुताई और बुआई भी की। इसके बाद विश्वविद्यालय के सभागृह में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन हेतु डेयरी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। हो चुके हैं। अक्ति तिहार अक्षय तृतीया के दिन आज यहाँ पर माटी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कुछ देर पहले ही माटी पूजा कर यहाँ पर बुआई की शुरुआत की। आप देख सकते हैं तो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर खुद ट्रैक्टर चलाकर बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से यहाँ पर बुआई की शुरुआत होती है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर बुआई की शुरुआत किया है। इसके बाद ट्रैक्टर चलाकर ये आप देख सकते हैं खुद ही बुआई की शुरुआत ये कर रहे हैं। खुद उन्होंने ट्रैक्टर में ड्राइविंग सीट संभाली हुई है और इसके बाद बुआई के बाद यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर खेती का मुआयना कर रहे हैं। खेती में जिस तरह से किसान बुआई करते हैं उस तरह की बुआई यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने बुआई की है। जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बीज की रोपाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर में पीछे मशीन लगाई गई है। इस मशीन के जरिए अभी यहाँ पर रोपाई का काम जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसके कमान संभाले हुए हैं और आधुनिक तरीके से यहाँ पर जो है रोपाई का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्रैक्टर चलाकर यहाँ किसानों की भांति मिंजाई किया था। इसके बाद अब रोपाई का काम भी यहाँ पर खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आज से माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से बुआई की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से बुआई की शुरुआत कर दी है और आज से अक्षय तृतीया के दिन से यहाँ पर बुआई की शुरुआत किसान करना शुरू कर देते हैं। काजों को बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं और आज माटी दिवस के अक्ति के दिन माटी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये हमारी परंपरा है जिसका निर्वहन मैंने भी किया। श्री भूपेश बघेल जिन्होंने आज एक बड़ी शुरुआत किया। अक्ति तिहार यहाँ पर मनाया जा रहा है माटी पूजन दिवस के दिन। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रैक्टर चलाकर लोगों से अपील की है कि माटी दिवस तिहार के रूप में इसे मनाया जाए और जिस तरह से किसानों के रूप में बड़ा काम करते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी शुरुआत यहाँ पर छत्तीसगढ़ परंपरा को बढ़ाने के लिए किया है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। रायपुर के डूमर तराई थोक बाजार में कारोबारी पुत्रों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिल्डर दिलीप रहेजा के 2 बेटों ने लिफ्ट रिपेयरिंग से जुड़े मामूली विवाद पर लिफ्ट कर्मचारी की हत्या कर दी, तो वहीं लिफ्ट कर्मचारी के बेटे से भी मारपीट की गई है। पूरा मामला रायपुर के डूमर तराई मेडिकल कॉम्प्लेक्स का है। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि कोटा निवासी मनोज भालाधरे, जो कि लिफ्ट लगाने का काम करता है, उन्हें और उनके पुत्र कुणाल भालाधरे के साथ कारोबारी दिलीप रहेजा के दोनों पुत्रों द्वारा मारपीट की गई, जिससे कि मनोज की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि माना थाने में मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, माना थाने की घटना है ये। वहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास, देवपुरी के पास की घटना है। यहाँ पे मृतक मनोज भालाघरे और उसका पुत्र वहाँ पे गए थे। ये लिफ्ट लगाने का काम करते हैं। वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट लगाया था और उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत आई थी तो मेंटेनेंस के लिए ये लोग गए थे। तो वहाँ पे जो लिफ्ट लगवाया था दिलीप रहेजा के द्वारा यहाँ पे लिफ्ट लगवाया गया था, तो उसके बेटों के साथ में इनका विवाद हुआ, जिस पे उसके दिलीप रहेजा के बेटों ने इनके साथ में हाथ मुक्का से धक्का मुक्की करके मारपीट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पे। और उसके बाद में इसके बेटे के साथ में भी मारपीट हुई है, जिसको हल्की चोटें आई हैं, इलाजरत है। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। हाँ, आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ठगी का मामला कम हो ही नहीं रहा है। रोज ही शहर के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। फिर एक बार शहर के खमतराई इलाके में बीमा कराने के नाम पर 49 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।
जानकारी देते हुए रायपुर शहर एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पीड़ित द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी लिया गया था, जिसमें बोनस दिलाने की बात कहकर 49 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि खमतराई थाने में मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। खमतराई थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें प्रार्थी और उसकी पत्नी के द्वारा आदित्य बिरला का और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लिया गया था। इसमें उसके पास फ़ोन आया कि बोनस दिलाने के नाम पे फ़ोन किया और बोनस दिलाने के नाम पे ठगी करके कई बार में लगभग 49 लाख रुपए इनसे फर्जी खाते में जमा करा लिए गए। जिसमें प्रार्थी को जब अंदेशा हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत कराई और पुलिस में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड के वनांचल इलाके में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ने का काम तेजी से जारी है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगे हैं। बता दें कि ग्राम बिरझुली में बनोपज प्राथमिक साख समिति मर्यादित के द्वारा तेंदुपत्ता खरीदने का कार्य 1 मई से शुरू किया गया है, जहां 11 लाख तेंदुपत्ता खरीदने का शासन का लक्ष्य है। इस खरीदी केंद्र में बिरझुली, आले खूटा, गोबरा पठार, छलकनी, मगोद गाँव के कुल 600 हितग्राहियों को तेंदुपत्ता खरीदी का लाभ मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 75वां स्थापना दिवस राजीव भवन सरगुजा में मनाया गया। दरअसल ये संगठन मजदूरों के हितों और उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। इस अवसर पर इंटक जिला अध्यक्ष ने नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया और हमेशा उनके हित के लिए खड़े रहेंगे, उनके न्याय के लिए खड़े रहेंगे। जय श्रमवीर, जय श्रमवीर। अरे फुग्गा निकल गया। इंटक के आज 75वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस भवन में यूथ इंटक के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और हम सब मिल के आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के हित के लिए सदैव काम करते रहेंगे। हम लोग यहाँ राजीव भवन में इंटक मजदूर कांग्रेस इंटक का 75वां अधिवेशन है, जन्म दिवस है। आज स्थापना हुई थी आज के दिन 3 मई 1947 को। उसी के स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे मजदूर इंटक के चारों विंग के टीम भी हैं, उसके सभी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, महिला टीम भी हैं, उर्मिला कुशवाहा जी भी हैं। और हम लोग का सौभाग्य का बात है कि आज राजीव भवन में हम लोग का एक रूम भी बुक हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सुबह रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान से आज के दौरे की शुरुआत की। ईदगाह भाटा मैदान में आयोजित ईद उल फितर कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। रोजा रखने के बाद कठिन तपस्या कह सकते हैं। भीषण गर्मी में 30-30 रोजा रखना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही कठिन उन्होंने तप किया है। और आज ईद है और ईद के इस मुबारक अवसर पर सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं
मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के अमन चैन के लिए, समाज की शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि देश तरक्की के रास्ते पे चले। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। आज अक्षय तृतीया भी है और माटी त्योहार भी हम लोग मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य आज से ही प्रारंभ होता है। और तीसरा आज परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी की जयंती है। मैं उसकी भी पूरे प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से सरगुजा संभाग के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 4 और 5 मई को बलरामपुर जिला में, 6 से 8 मई तक सूरजपुर जिला के भटगांव, प्रतापपुर और प्रेमनगर विधानसभा में शासकीय कार्यों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर, एसपी समेत जिले का आला अधिकारी तीनों विधानसभा में लगातार निरीक्षण में लगे हैं। कलेक्टर इफत आरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आंगनबाड़ी चल रहे हैं तो वहाँ पे गर्म भोजन लोग बच्चों को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है सूरजपुर का जो प्रवास प्रस्तावित है, जिसमें 3 दिन का जो है प्रवास प्रस्तावित है, उसके लिए हमने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है और वो विधानसभा वार जो है प्रस्तावित है। ब्लॉक के किसी भी गाँव में औचक रूप से जाएंगे, उसकी भी जो व्यवस्था जो है की जा रही है, उसके लिए सूचना संकलन का जो है कार्य किया जा रहा है और एक अच्छी जो है पुलिस व्यवस्था देने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और बल को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन सुविधाओं में कोई कमी ना हो। उनको जहाँ तक हम ठीक कर सकते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, स्कूल की आंगनबाड़ी की सुविधाएं हो या पेंशन की व्यवस्था हो, ये जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं नागरिकों की, उसकी पूर्ति सुनिश्चित हो सके, समय पर हो सके, जो पात्र लोग हैं उनको ज़रूर इनका फ़ायदा मिले। इसके अलावा जो विकास कार्य ज़िले में चल रहे हैं या जो स्वीकृत कराए जा सकते हैं, उस पर हमारा फोकस रहेगा। विकास कार्य समय पे हों, अच्छे विकास कार्य हों और जिला अच्छा प्रगति करे। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 24 घंटे के भीतर 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, जिसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया है और कहा है कि केंद्र सरकार 34% डीए दे रही है। कई राज्य भी अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17% डीए दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दी जाए। आज केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है। कई प्रदेशों ने इसकी स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश 17% डीए में चल रही है। बमुश्किल 5% डीए बढ़ाने की घोषणा की और हम देखेंगे तो केंद्र से सारी बातों पर छत्तीसगढ़ की सरकार एक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि डीए की जब बात आती है तो पीछे क्यों हट रही है। जब आप आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों का उल्लेख करते हैं, तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी गुनाह किए हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो मिल रहे हैं उससे आधा भी ना मिले? तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार के कर्मचारी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उचित नहीं है। 34% डीए का अधिकारी है, 34% डीए उनको मिलनी चाहिए। बेरोजगारी दर कम करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष दूसरे स्थान पर आ गया है। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, जहां अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% दर्ज किया गया, जो कि राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। CMII द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान तो 0.6% के साथ छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है।
लैलूंगा में 2 अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पोकडेगा जंगल में एक व्यक्ति की लाश जली हुई हालत में मिली, वहीं दूसरी लाश बेसकी मुड़ा के जंगल में मिली। शव 5 से 7 दिन पुराना बताया गया है। सूरजपुर के कुदरगढ़ पुलिस चौकी इलाके के भंवरखो गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को घर पर छिपाने का मामला सामने आया है। दरअसल भंवरखो निवासी गंगाबाई का उसके पति के साथ विवाद हुआ। उस समय वह नशे में था और गुस्से में अपनी पत्नी पर डंडे से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद 2 दिनों तक शव को घर पर ही रखा था। गाँव वालों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिला कि कैलाश ने अपनी औरत को मार के मरवा दिया है। सूचना पर हम लोग मौके पर आए, देखे पूछताछ किए गाँव वालों को, तो ये पाया गया कि कैलाश सिंह अपनी पत्नी के साथ विवाद करके हाथ में लाठी डंडा से मार कर हत्या कर दिया है और अपने पत्नी की मृतिका जो है गंगा सिंह, उसकी शव को खटिया में रख कर सुला दिया है। रिपोर्ट पर मर क्रमांक 174 CRPC कायम किया गया है, तो तस्वीरों में ही अपराध धारा 302 IPC का कायम कर विवेचना में दिया गया है। विवेचना जारी है और जो आरोपी है कैलाश सिंह अपने कस्टडी में है, आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। अगली खबर कवर्धा से, जहां कवर्धा सिटी कोतवाली इलाके जोराताल गांव के पास जल संसाधन विभाग के अधिकारी के वाहन ने सड़क किनारे खड़े ग्रामीण को टक्कर मारी, जिसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसा में ग्रामीण और वाहन में सवार जल संसाधन विभाग के EE दिनेश भदौरिया और स्टाफ बुरी तरह से घायल हो गए। डायल 112 की सहायता से ग्रामीण और अधिकारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छा उठाना, हाँ हिडारो खींच हाँ चले ले जाओ। सूरजपुर कलेक्टर इफत आरा पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां उन्होंने कहा कि जिले में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करना ही प्राथमिकता होगी। कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों में शासन की योजनाओं को धरातल में क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पावर सप्लाई का कहीं पे है ना, बिजली की व्यवस्था जहाँ पर ठीक हो सकती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनबाड़ी चल रहे हैं तो वहाँ पे गर्म भोजन बच्चों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को विकसित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राम वन गमन पथ को इस दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की जंगल, झरनों और अन्य वाटर बॉडी को पर्यटकों के लिए सुगम बनाने और सुविधाओं को विकसित करने के क्या-क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने पर्यटन बोर्ड के MD अनिल साहू से खास बातचीत की। VIP न्यूज़ में इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं, उससे पहले हम छत्तीसगढ़ की बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमेशा कहा जाता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बस उसे संवारने का या सहेजने की थोड़ी सी ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत हैं, उन्हीं संभावनाओं को या ज़मीन पर उतारने का जिन पर बीड़ा है पर्यटन विभाग के MD इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल साहू जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे आगे बढ़ाने के लिए या इसे मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ तक आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास अभी किए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है हमारा, एक तो वनवाहल प्रदेश है। हमारी प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे राज्य का, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे आदिवासी संस्कृति है, हमारे लोक संस्कृति है, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें
विगत दिनों जो प्रयास हुए हैं, खास करके आपको जानकारी होगी, एक तो रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ का अवधारणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और ये संभवतः छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश है जो कि इस दिशा में काम कर रही है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ भी इसके प्रयास हुए थे, पर वहाँ कुछ फलीभूत अभी तक नहीं हुआ है, जबकि हम यहाँ इसके तहत 3 डेस्टिनेशंस को हम कवर कर चुके हैं। प्रदेश के 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ से लेकर दक्षिण में रामारम तक 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उसमें और भी कुछ स्थल अभी जुड़ रहे हैं। तो इसमें जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वनगमन के दौरान, उसमें एक तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर प्लस जो यात्री की सुविधा, उनके लिए सुविधाएं जैसे टॉयलेट हो गए, कैफेटेरिया हो गया, वहाँ जो भी अवशेष भगवान के हैं उसका जीर्णोद्धार हुआ। नदी तट बहुत सारे हैं, जैसे महानदी तट में अपने राजिम हैं प्लस शिवनारायण है, इसके सौंदर्यीकरण हो गए। जो भगवान राम की भव्य प्रतिमा थीम वाइज, जहाँ शिवरी नारायण में माता सबरी से बेर खाते हुए, राजिम में भगवान शिव का पूजा करते हुए, इस अवधारणा पे पूरा इसको ले रहा है। आखिर अभी सिहावा के DPR बन गया है, तो सिहावा नगरी में भी काम जल्दी चालू हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा आपको ध्यान होगा जो चित्रकूट, हमारे जो इंद्रावती में जलप्रपात, इसको कि भारत का नयागरा कहते हैं। तो इस तरह के हमारे जो करीब 13 डेस्टिनेशंस जो कि ट्राइबल सर्किट के तहत ये इनका विकास किया था, और ये भी एक मेजर जो हमारे एक एकोमोडेशन जो टूरिस्ट के लिए प्रदान करता, साथ में उसमें जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए एक वर्कशॉप प्लस उनके रहने के लिए सुविधा, ये सब भी उसमें प्रावधान किया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो मैनपाट में हुआ है। तो ये भी एक हमारे जो पर्यटक सुविधा बढ़ाने के लिए दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल है। और हाल ही में आप जो सुने हैं कि बहुत सारे हमारे जल भंडार हैं, डैम्स हैं, जहाँ की वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक जल संसाधन विभाग की तरफ से उसमें सहमति मिल चुका है। तो इसमें ऐसे 9 जलाशय हैं। कोरबा में तो मेजर है, 2 जगह तो चल ही रहे हैं, गंगरेल में और सतरंगा में। तो बाकी 7 जलाशय से और हैं जहाँ की हम वाटर स्पोर्ट्स का उसमें विस्तार करने वाले हैं। बहुत जल्दी इसमें टेंडर वगैरह होंगे। और कुछ ऐसे रिसोर्ट्स भी आ रहे हैं जैसे खूंटा घाट के लिए। आज ही अभी विगत सप्ताह में मिला, उसके लिए हमें अनापत्ति मिल गया सिंचाई विभाग से। तो खूंटा घाट जलाशय में भी ऐसे कॉटेजेस, पर्यटक सुविधाओं के साथ एक आइलैंड में रेस्टोरेंट, उसका भी काम चालू हो रहा है। सतरंगा में जो कैपेसिटी हमारा है उसको और बढ़ा रहे हैं उसमें। और सतरंगा में जो SCCL से हमें CSR से कुछ फंड मिले हैं, जहाँ के हम जो मोटर बोट की संख्या वहाँ बढ़ा रहे हैं, तो अपने जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। इस तरह के प्रयास हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और इसके आगे चल के आपको एक और भी जल्दी देखने को मिलेगा, जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की निजी जो फार्म हाउस हो गया, बाकी ऐसे संरचनाएं होगी जो कि होम स्टे के लिए देना चाहते हैं। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, होटलों में और रिसोर्ट्स में रुकने के बजाय कई लोग चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में रहें, और ग्रामीण परिवेश जो बने हुए हैं, बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, तो उसको हम रजिस्टर करने की कार्रवाई चालू किए हैं। वो आगे होम स्टेज़ के तहत टूरिस्ट को मिलेंगे, और वो काफ़ी रियायती दर में भी होंगे। और उसमें एक छत्तीसगढ़ी रहन सहन, संस्कृति, खान पान के भी इनको और भी नज़दीकी से उसमें उनको टूरिस्ट जो आएंगे उनको जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस जो हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन एक चुनौती अक्सर पर्यटक के सामने रहती है कनेक्टिविटी की। उसको दूर करने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो सकते हैं? कनेक्टिविटी के से इसमें तो क्योंकि हमारे प्रदेश में मुख्यतः रोड का नेटवर्क ही है, रेल नेटवर्क सीमित है। एयरपोर्ट रायपुर मेजर एयरपोर्ट है, बाकी 2 जगदलपुर और जो बिलासपुर हैं, ये भी बहुत बड़े एयरपोर्ट नहीं है। तो मेजर हमारे जो डेस्टिनेशन रोड से कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग यहाँ जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको रोप इन कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे पंजीकृत इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के माध्यम से एक टूरिस्ट को कम से कम एक डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट मिले, और वाहन चालक भी ऐसे प्रोवाइड हो जो कि उनको गाइड कर पाए। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के काफ़ी हम सहायता इसमें ले रहे हैं। और अधिकतर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको तो हम गाइड करते हैं कि आप अगर बस्तर के लिए जाना है तो आइए रायपुर, रायपुर से फ़्लाइट लेकर बस्तर चले जाइए। बस्तर में लोकल आपको ट्रैवल टूर ऑपरेटर से आप सारे संसाधन मिल सकते हैं।
अपने स्तर से हम 2 मिनी बसें हमारे पास हैं, जहाँ की स्पेशल कहीं ऐसे डिमांड आया तो वहाँ हम उसको उपलब्ध कराते हैं। और बाकी नेटवर्क जो है अभी तक जो डिपेंडेंट है रोड ट्रैवल पे, कुछ हम लोग प्रयास करेंगे जो कैरावैन टूरिज़्म कहते हैं, तो कैरावैन के लिए भी कुछ टूरिस्ट जो ट्रैवल एजेंसी से मेरी बात हुई है, यहाँ 2 तो उपलब्ध हैं रायपुर और कांकेर में, और भी इसमें ऐसे कैरावैन की संख्या बढ़ाएं ताकि क्योंकि जो टूरिस्ट कुछ लोग कैंपिंग करना चाहते हैं, होटल मोटल में ना रुक के अपना कैरावैन में ही जहाँ की टॉयलेट की सुविधा सारी कुछ हो उसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे कैरावैन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और कुछ बहुत सारे रिसोर्ट्स में जो हम सुविधा दे रहे हैं, जो कोई हाइकिंग के लिए आते हैं, जो क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग करते हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइकिंग में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टेंटेड एकोमोडेशन, उनके अगर प्रीवियस डिमांड रहे कि हमें सब यहाँ इतने चाहिए कि 20 टेंट चाहिए, 25 टेंट चाहिए, तो उसमें उनकी डिमांड के हिसाब से उनको टेंट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई शिवनाथ नदी किनारे कहीं स्पॉट में नाइट कैंप करना चाहते हैं, तो उसमें एडवांस इंडिविजुअल में रहेगा तो वहाँ टेंटेड वहाँ एकोमोडेशन की सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो मोस्टली रोड ट्रैवलर्स के लिए हमारे छत्तीसगढ़ जो एक स्वर्ग है, जो रेल नेटवर्क की जो थोड़ा जो उसमें कमी है, तो उसको पूरा ये रोड ट्रैवल करता है। और ये एक अच्छा है कि इसमें आप और भी प्रदेश के जो कोना कोना आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और भी स्थानीय संस्कृति से लोगों से और परिचित होने का अवसर देता है। सर, पिछली सरकार ने भी काफ़ी सारे मोटल्स बनवाए थे, जिनमें से कई सारे मोटल्स खुले, कई मोटल खुल नहीं पाए हैं, तो उनको फिर रीओपन करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रही हैं, क्या कुछ योजना बनी है? ऐसे जो होटल मोटल बने थे पहले संचालित तो रहे, फिर विभिन्न कारणों से हो सकता है लोकेशन बहुत अच्छा नहीं था या फिर उसमें संचालन में कोई दिक्कत आई होगी, तो धीरे धीरे ये ऐसे हमारे लगभग 16 होटल मोटल हैं जो कि संचालन से अभी बाहर हो गए हैं, पर अभी अस्तित्व में हैं, और 14 होटल मोटल जो भी संचालित हो रहे हैं टूरिज़्म बोर्ड द्वारा। और ओवरऑल हमें बोर्ड को इसमें जो सालाना लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से थोड़ा अधिक ये आय होता है, तो इनके एक्चुअली बेहतर प्रबंधन के लिए और इनमें और भी सुविधाएं विकसित करने के लिए बोर्ड के पास उतना संसाधन नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रयास था, जिसमें कि शासन के उसमें सामने रखा गया, और अभी जो निर्णय हुए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, और इसको जल्दी ही अभी शर्तें तैयार हो रहे हैं और उसमें इनको दीर्घकालीन लीज में देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और इससे उम्मीद ये है कि जो हमारे जो मोटल अभी संचालन नहीं है अच्छे लोकेशन में, ये भी इनमें भी एक संचालन तो चालू होगा ही, और भी अतिरिक्त सुविधाएं भी आएंगी। इनको डेवलपमेंट राइट्स के साथ हम दे रहे हैं, और साथ में जो संचालित ऑलरेडी होटल हैं तो वहाँ भी जैसे रूम कैपेसिटी बढ़ाना है, कहीं स्विमिंग पूल बनाना है, कहीं और चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाना है, कुछ और स्पोर्ट डेवलप करना है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें उसमें आ सकते हैं निजी निवेशक आएंगे तो इससे एक तो संचालन में हमें एक पार्टनर मिल जाएंगे, दूसरा हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नए जो प्रॉपर्टीज़, नए रिसोर्ट्स, नए डेस्टिनेशंस में उनको डेवलप करने के लिए हम अपना ध्यान देंगे, जो कि संसाधन मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए, निजी निवेशक के लिए भी मुझे लगता है फ़ायदेमंद होगा, और टूरिज्म बोर्ड के लिए तो होगा ही फ़ायदेमंद। बहुत धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ जहाँ धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह के पर्यटन की संभावना है, उसे और निखारने का काम ये बोर्ड कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सुंदर है और बेहद खूबसूरत बन के बाहर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।